नमस्कार सभी लोगों का स्वागत है। अभिनंदन। क्लास हो चुकी है स्टार्ट। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने उपग्रह तक पढ़ा था, सैटेलाइट तक। आज हम लोग उपग्रह के टाइप यानी कि प्राकृतिक उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह, पलायन वेग और पलायन वेग के अलग अलग जगहों के नाम, अलग अलग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उससे रिलेटेड, पलायन वेग को कैसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, वो सारी चीजें। फिर उसके बाद से हम लोग पलायन वेग के फॉर्मूला पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट केपलर के ग्रह संबंधी नियम। आज हम लोग इस टॉपिक को, इतने टॉपिक को क्लियर करते हुए इस चैप्टर को खत्म करेंगे। फिर अगले क्लास में हम लोग द्रव्य के सामान्य गुण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक उपग्रह, पहला टॉपिक क्या है? प्राकृतिक उपग्रह यानी कि नेचुरल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट होता क्या है? नेचुरल शब्द से आप लोग को क्या पता चल रहा है? प्राकृतिक मतलब कि जो ऑलरेडी, मतलब बिना किसी के द्वारा, मतलब कि अपने आप, जैसे वो ब्रह्मांड में ऑलरेडी उपस्थित हो। समझ गए बात? जैसे अगर प्राकृतिक उपग्रह की बात करें तो जो उपग्रह प्राकृतिक रूप से बने होते हैं तथा किसी ग्रह के परितः यानी कि परितः मतलब किसी ग्रह के चारों तरफ एक निश्चित कक्षा में परिक्रमण करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? वो प्राकृतिक उपग्रह कहलाते हैं। परिक्रमण यानी कि परिक्रमा यानी कि चारों ओर घूमते हैं, तो उसको प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। ठीक है, और याद रखेंगे कि प्राकृतिक उपग्रह में सबसे इंपॉर्टेंट पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है? चंद्रमा। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखो उपग्रहों के, इसी में आता है उपग्रहों के कक्षीय वेग तथा आवर्तकाल। कक्षीय वेग तथा आवर्तकाल, उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा से जितनी अधिक ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है, मतलब कि ना जो उपग्रह होते हैं पृथ्वी की कक्षा से मतलब पृथ्वी का जो भी कक्षा है उससे जितनी ऊंचाई पर स्थित किया जाता है, जितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है या फिर स्थापित होता है, तो उसका कक्षीय वेग उतना ही अधिक होता है। और इसके जस्ट अपोजिट पृथ्वी के कक्षा के जितने पास में होते हैं तो वो उसका कक्षीय वेग उतना ही कम होता है। याद रखेंगे इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उपग्रह का परिक्रमण काल यानी कि परिक्रमण काल मतलब समझ लो पृथ्वी का चक्कर लगाने में लगा समय, मतलब परिक्रमण काल उसको बोलते हैं। तो उपग्रह के परिक्रमण काल पृथ्वी से उपग्रह की ऊंचाई पर ही निर्भर करता है। जो भी उपग्रह होगा उसका परिक्रमण काल जो पृथ्वी का है ना, पृथ्वी के ऊंचाई से जितना ऊंचाई रहेगा उसी के आधार पर उसका परिक्रमण काल को सुनिश्चित किया जाता है। याद रखेंगे, ठीक है। बहुत देखो, पास में जो स्थित उपग्रह होगा उसका परिक्रमण काल कम होगा, पृथ्वी के पास में जो भी उपग्रह होगा उसका परिक्रमण काल कम होगा, और पृथ्वी से दूर जितना दूर होगा उतना ही उसका परिक्रमण काल बढ़ता जाएगा यानी कि अधिक होता जाएगा। ठीक है, उसके बाद से अगला टॉपिक आता है कृत्रिम उपग्रह, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। मतलब आर्टिफिशियल नाम से ही पता चल रहा है, कृत्रिम नाम से ही पता चल रहा है, मानव द्वारा निर्मित। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो मानव द्वारा निर्मित ऐसे उपकरण जो पृथ्वी की निश्चित कक्षा में परिक्रमा करते हैं। मानव द्वारा निर्मित ऐसे उपकरण जो पृथ्वी की एक निश्चित कक्षा में परिक्रमा करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी कि कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। याद रखेंगे, अपने संतुलन को बनाए रखने के लिए उपग्रह अपने अक्ष पर घूमते रहते हैं। जो भी मतलब कि अपने संतुलन, मतलब कि ना इधर जाए ना इधर जाए, मतलब गिरे पड़े नहीं, एने ओने ना जाए, तो इसलिए वो अपने अक्ष पर घूमते हैं। अक्ष मतलब समझ लो, जैसे हम खड़े हैं तो ये मेरा अक्ष हुआ, जहां पे मेरा पैर टिका हुआ ये मेरा अक्ष हुआ, तो वो ऐसे ऐसे अपने जगहों पर घूमते रहते हैं ताकि उनका बैलेंस बना रहे, वो राइट लेफ्ट या इधर उधर अप डाउन ना हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह दो टाइप के होते हैं। कृत्रिम उपग्रह के दो टाइप हैं। वो दो टाइप कौन कौन से हैं जरा बताएंगे सभी लोग। तो देखिए, पहला टाइप है भूतुल्यकालिक उपग्रह, और दूसरा, पहला तो आपका भूतुल्यकालिक उपग्रह है और दूसरा ध्रुवीय उपग्रह।
ध्रुवीय उपग्रह, याद रखेंगे ये दो टाइप पूछ सकता है कि कृत्रिम उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन दे देगा 1 2 3 4। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि कृत्रिम उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक भूतुल्यकालिक उपग्रह और दूसरा होता है ध्रुवीय उपग्रह। ठीक है ना। एक ही कक्षा में स्थापित अलग अलग द्रव्यमान वाले उपग्रहों का कक्षीय वेग एक समान होता है। जैसे अगर एक कक्षा में कई सारे उपग्रह है तो उनका सभी का कक्षीय वेग समान होगा, वो उनके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा, याद रखेंगे। ठीक है ना, उस पर निर्भर नहीं करेगा। अच्छा एक बात बताएं, आप एक क्वेश्चन पूछ लेता है अंतरिक्ष में भारहीनता क्यों, अंतरिक्ष में भारहीनता क्यों महसूस होता है। तो अंतरिक्ष में भारहीनता इसलिए महसूस होता है क्योंकि जैसे जो भी अंतरिक्ष में बैठे यात्री होती है ना, तो वहां पे जी का मान 0 हो जाता है। जी का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अंतरिक्ष में गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 0 हो जाता है, इसलिए वहां पे भारहीनता महसूस होता है। ठीक है ना, ऐसा लगता है कि हमारा भार कम हो गया है और हम बैठे ही बैठे उड़ रहे हैं, ऐसा फील होता है। तो इसलिए वहां पे जी का मान 0 की वजह से होता है। ठीक है, अब सबसे मेन टॉपिक आता है आपका क्या, पलायन वेग। पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी बताएंगे सभी लोग। तो याद रखेंगे कि ऐसा वेग जिससे किसी पिंड को पृथ्वी से बाहर फेंका जाए और वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चला जाए। गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर मतलब समझ रहे हो कि जैसे हम इस मार्कर को ऐसे स्पीड से फेंकें कि ये ऐसे जगह पे पहुंच जाए जहां पे इस पे गुरुत्वाकर्षण बल का कोई इफेक्ट ना पड़े, मतलब कि पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चला जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण बल इस पे लगेगा नहीं, तो वो बाहर ही बाहर रहेगा। समझ में आई बात, मतलब कि ये पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चला जाएगा। तो ऐसा वेग जिससे किसी पिंड को पृथ्वी से बाहर फेंकने पर वह पलायन कर जाए, मतलब कि उसके गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चला जाए, उसी को हम लोग पलायन वेग कहते हैं। ठीक है, अब देखो पलायन वेग, अगर पृथ्वी से किसी चीज को पलायन करना है, मतलब कि उसके गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर फेंकना है, तो उसको हमको 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से फेंकना होगा, तब वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर जाएगा। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना है। आप लोग को ऑप्शन कई सारे दे देंगे, तो आप लोग को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। बहुत अच्छे से याद रखना कि ये किलोमीटर प्रति सेकंड है, मात्रक पे कंफ्यूजन होती है, समझ में आएगा। बहुत लोग तेजू खाओ वाले होते हैं कि ऑप्शन में ही नहीं देखेंगे कि इसका मात्रक क्या है। मीटर पर पहला ऑप्शन दे देगा 11.2 मीटर पर सेकेंड, दूसरा ऑप्शन दे देगा 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा ऑप्शन दे देगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखो आप लोगों को याद रखना है कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड यानी कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से उसको फेंकना होगा। मींस एक सेकंड में वो 11.2 किलोमीटर की गति, मतलब इतनी दूरी तय करेगा, उसी स्पीड से फेंकना होगा। चंद्रमा पर यही पलायन वेग का मान कितना है, 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड। और यही बृहस्पति, जो बृहस्पति ग्रह है उसका पलायन वेग है 59.5 किलोमीटर प्रति सेकंड, सबसे अधिक मैक्सिमम इसी का पलायन वेग का मान है बृहस्पति ग्रह का 59.5 किलोमीटर प्रति सेकंड। अच्छा, पलायन वेग को हम लोग VE से प्रदर्शित करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है रूट में 2gm/r। यहाँ पे VE पलायन वेग है, G गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, M जो पिंड है उसका द्रव्यमान है, और R क्या है, R वह है उसके पिंड का जो स्टार्टिंग पॉइंट है और उसके अंतिम पॉइंट के बीच की दूरी, के बीच का दूरी है। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आरंभिक स्थान से उस वस्तु के केंद्र बिंदु से दूरी है। ठीक है, आरंभिक स्थान से उस वस्तु के केंद्रीय बिंदु से दूरी है, याद रखेंगे। ठीक है, ये हुआ हमारा पलायन वेग। अब सबसे इंपॉर्टेंट केपलर का नियम
नियम, केपलर का नियम को ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका आप लोग के जैसे एनटीपीसी और ग्रुप डी वाले एग्जाम में अक्सर इसका उपनाम पूछता है। तो केपलर का सबसे पहले तो नाम जान लीजिए। केपलर जो वैज्ञानिक थे उनका पूरा नाम क्या था? उनका पूरा नाम था जोहान्स केपलर। जोहान्स केपलर ने सूर्य के परिक्रमा हेतु, सूर्य के परिक्रमा करने वाले ग्रहों के गति के संदर्भ में प्रमुख 3 नियम दिए। कितने नियम? 3 नियम। याद रखेंगे, केपलर ने कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे सूर्य के परिक्रमा करने हेतु ग्रहों के संबंधी, ग्रहों की गति के संबंधी या फिर ग्रहों से संबंधित 3 नियम दिए थे। वो 3 नियम का उपनाम आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। पहला नियम जिसको हम लोग बोलते हैं प्रथम नियम। प्रथम नियम का उपनाम क्या है? प्रथम नियम का उपनाम क्या है? तो प्रथम नियम का प्रथम नियम का उपनाम है कक्षाओं का नियम। क्या है? कक्षाओं का नियम। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि केपलर ने जो ग्रहों के संबंधित 3 नियम दिए हैं उसके प्रथम नियम का उपनाम क्या है, उसका और नाम क्या है? तो आप लोग तुरंत कहोगे कि कक्षाओं का नियम। उसका केपलर ने जो द्वितीय नियम दिया था, द्वितीय नियम, इसका उपनाम क्या है? द्वितीय नियम का उपनाम क्या है? तो द्वितीय नियम का उपनाम है क्षेत्रीय वेग का नियम। क्षेत्रीय वेग का नियम। और तीसरा नियम जो दिया, तृतीय नियम जो दिया, तीसरा नियम, उसका उपनाम क्या है? तो इसको हम लोग कहेंगे परिक्रमण कालों का नियम। परिक्रमण कालों का नियम। इसमें एक फार्मूला है जो कि एग्जाम में पूछ लेता है कि बोल देगा ना कि केपलर ने जो ग्रहों के संबंधित 3 नियम दिए थे उसमें तीसरा नियम का फॉर्मूला यानी कि सूत्र क्या है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो केपलर ने दिया था उसका सूत्र है तीसरे नियम का T बराबर KAQ। T यहां पर क्या है? तो T यहां पे सूर्य के परितः ग्रह का आवर्तकाल है। सूर्य के परितः ग्रह का आवर्तकाल है। और A क्या है? A आप लोग याद रखेंगे कि A वहां पे एरिया हो जाएगा। K क्या है? तो K है केपलर नियतांक है। और यहां पे जो A है ना, इसको अर्धदीर्घीय कक्ष बोला जाएगा। अर्धदीर्घीय कक्ष A का मान है अर्धदीर्घीय कक्ष। A क्या है? अर्धदीर्घीय कक्ष। याद रखेंगे तृतीय नियम क्या कहता है कि किसी भी ग्रह के द्वारा सूर्य का पूरा चक्कर लगाने के में लिए गए समय, जो किसी भी ग्रह के द्वारा सूर्य का परिक्रमा लगाने में लिया गया कुल समय यानी कि आवर्तकाल, कुल समय का वर्ग उसकी दीर्घ वृत्तीय कक्षा के अर्धदीर्घ कक्ष के तृतीय घात के समानुपाती होता है। तृतीय घात के समानुपाती होता है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेंज कीजिएगा, ये टी स्क्वायर आवर्तकाल के 2 घात के बराबर होता है। याद रखेंगे, ठीक है ना? यानी कि टी स्क्वायर बराबर KAQ। ठीक है, क्लियर है? तो हम लोगों ने इतना चीज पढ़ते हुए आज के दिन हम लोगों ने इस चैप्टर को यानी कि गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन चैप्टर को हम लोगों ने खत्म किया। और अगली क्लास में हम लोग क्या चीज पढ़ने वाले हैं? तो अगली क्लास में द्रव्य के सामान्य गुण जनरल, मतलब द्रव्य के सामान्य गुण यानी कि जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को हम लोग अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का क्लास में जुड़ने के लिए। और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कीजिए। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और अपना फीडबैक कमेंट जरूर दीजिए। क्या इसमें इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, क्या चीज इसमें और सही किया जा सकता है, या फिर प्लस पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है, ये सारी चीजें आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में अपनी सहमति प्रदान करें। और
कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स, स्टडी रिलेटेड फ्रेंड जो भी फॉर्म डाले हैं एनटीपीसी या ग्रुप डी का, उन तक ये वीडियो पहुंचाए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू।